दोस्तों, सोचो कि आपके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 दिन और उसके बाद आपकी मौत पक्की है। एक ऐसी चीज जो आपके साथ चिपकी हुई है, जो आपके हर डर को जानती है, आपके हर राज को जानती है, और सबसे खौफनाक बात, वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। आपकी माँ, आपका दोस्त, या फिर आप खुद। और जब भी वो नजर आती है, उसके चेहरे पर होती है एक अजीब सी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो मौत का पैगाम होती है। आज हम जानेंगे इस्माइल मूवी की पूरी कहानी, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं, हम जानेंगे कि ये श्राप आया कहाँ से है, ये एंटिटी असल में है क्या। हर विक्टिम की मौत एक ही तरीके से होती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग में जो सच सामने आता है वो पूरी मूवी का मतलब ही बदल देता है। कहानी शुरू होती है डॉक्टर रोज कॉटर से। रोज एक साइकाइट्रिस्ट हैं जो रोज एक पेशेंट का इलाज करती हैं, जो ट्रॉमा, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं। बाहर से देखने पर रोज की जिंदगी परफेक्ट लगती है, अच्छी जॉब, अच्छा घर और एक फियांसे, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे जख्म के साथ जी रही हैं जो कभी भरा ही नहीं। कई साल पहले उसकी माँ मेंटल इलनेस से जूझ रही थी। एक रात रोज ने अपनी माँ को जमीन पर तड़पते हुए देखा। उस वक्त रोज सिर्फ एक बच्ची थी। डर के मारे वो कमरे के कोने में छुप गई और कुछ ही देर बाद उसकी माँ की मौत हो गई। उस दिन से रोज के दिल में एक सवाल दबा हुआ था, क्या मैं उन्हें बचा सकती थी? आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। रोज नहीं जानती थी कि कुछ ही घंटों बाद हॉस्पिटल में एक ऐसी पेशेंट आने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया उलट कर रख देगी। हॉस्पिटल का माहौल एकदम नॉर्मल था। नर्स अपने काम में बिजी थी, डॉक्टर्स पेशेंट को देख रहे थे। लेकिन उस दिन इमरजेंसी वार्ड में एक ऐसी लड़की लाई गई जो डर के मारे कांप रही थी। उसका नाम था लॉरा बीवर। लॉरा लगभग 20 साल की एक स्टूडेंट थी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। रोज उसके सामने बैठी और शांत आवाज में पूछती है, लॉरा, तुम किस चीज से डर रही हो? कुछ सेकंड तक लॉरा चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, वो मेरे पीछे है। रोज पूछती है, कौन? लॉरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कमरे के कोने की तरफ देखती है जैसे वहाँ कोई खड़ा हो, लेकिन रोज को कुछ नजर नहीं आता। लॉरा फिर कहती है, वो लोगों का रूप ले लेता है। रोज समझती है कि शायद ये कोई हेलुसिनेशन है, लेकिन लॉरा आगे जो बताती है उसे रोज भी थोड़ी परेशान हो जाती है। लॉरा बताती है कि कुछ दिन पहले उसने अपने प्रोफेसर को अपनी आंखों के सामने सुसाइड करते देखा, और उस दिन के बाद से कोई चीज उसका पीछा कर रही है। कभी किसी अनजान आदमी के रूप में, कभी किसी औरत के रूप में, कभी किसी बच्चे के रूप में, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, उसकी मुस्कान। लॉरा कहती है, वो हर जगह आ जाती है। मैं भागती हूँ तो भी, मैं छुप जाती हूँ तो भी, मैं सोती हूँ तो भी। रोज उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लॉरा का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें डर से फूल जाती हैं। वो सीधा रोज के पीछे देखने लगती है, जैसे वहां कोई खड़ा हो। लॉरा का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो आ गई, लॉरा धीरे से बोलती है। रोज तुरंत पीछे मुड़कर देखते, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब रोज दोबारा लॉरा की तरफ देखती है तो उसका खून जम जाता है। लॉरा का चेहरा बिल्कुल शांत था और उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर रही थी, लेकिन ये आम मुस्कान नहीं थी। ये इतनी अननेचुरल थी कि लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे को जबरदस्ती खींच दिया हो। रूम में सन्नाटा छा गया। रोज कुछ समझ पाती उससे पहले लॉरा खड़ी हो गई। उसने पास पड़ा हुआ गिलास उठाया और बिना एक सेकंड सोचे उसने उसे अपने गले पर चला दिया। एक ही पल में कमरा खून से भर गया। नर्सेस भागकर अंदर आई। सब लोग शॉक में थे, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक लगा रोज को, क्योंकि मरने से पहले लॉरा के चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाने वाली थी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पल के साथ ही एक श्राप उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है, और अगले कुछ दिन पूरी दुनिया को तोड़ने वाले थे। लॉरा की मौत को कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन रोज के दिमाग से उसका चेहरा निकल ही नहीं रहा था। जब भी आंखें बंद करती, उसे लॉरा की वही डरावनी मुस्कान याद आ जाती। उस रात रोज घर पहुंची। उसका फियांसे ट्रेवर उसका इंतजार कर रहा था। रोज ने उसे पूरी घटना बताई। ट्रेवर ने उसे समझाया कि वो सिर्फ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था और कुछ नहीं। रोज ने भी खुद को यही समझाने की कोशिश की, लेकिन उस रात कुछ और नहीं होने वाला था। रात के करीब 2 बजे थे। रोज की नींद एक अजीब सी आवाज से खुल गई।
जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वो धीरे से बेड से उठी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो उस किचन की तरफ गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक उसकी फोन की घंटी बजती है। रोज भर कर फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सी सांस की आवाज, और फिर लाइन कट हो जाती है। रोज का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में नाइटमेयर अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह हॉस्पिटल में रोज एक पेशेंट को देख रही होती है। तभी अचानक एक नर्स रूम के बाहर रुक जाती है। वो सीधा रोज की तरफ देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है, बिल्कुल लोरा जैसी। लेकिन फिर नर्स अचानक नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोज खुद को समझाती है, ये सिर्फ मेरा बहन है। लेकिन अगले कुछ दिनों में ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ने वाले थे। कभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, कभी पार्किंग लॉट में, कभी रास्ते में लोग उसे घूरते और फिर मुस्कुराते। वह क्रीपी स्माइल, वही मुस्कान जो लोरा के चेहरे पर थी। रोज का रियलिटी पर भरोसा टूटने लगता है, और फिर एक रात सब कुछ और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। रोज अपनी बहन होली के घर जाती है। वहाँ बर्थडे पार्टी चल रही होती है, सब लोग खुश होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। रोज अपने भतीजे को एक गिफ्ट देने वाली होती है। जैसे ही रैपिंग पेपर हटाए तो रूम में सन्नाटा छा जाता है। गिफ्ट के अंदर एक मरा हुआ बिल्ली का सर पड़ा होता है। रोज शॉक में आ जाती है, ये उसकी प्यारी कैट थी। गुस्से से देखने लगते हैं। होली को लगता है कि रोज पागल हो रही है। ट्रेवर भी उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रोज को याद ही नहीं था कि उसने कैट को मारा कब और गिफ्ट में रखा कब। उसका दिमाग टूटने लगता है। अब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगने लगा था शायद वो भी अपनी माँ की तरह मेंटल इलनेस का शिकार हो रही है, लेकिन सच कुछ और था। अब रोज को यकीन हो चुका था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ स्ट्रेस या मेंटल इलनेस से नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं लोरा की मौत और इस कर्ज के बीच एक कनेक्शन जरूर था। इसलिए अगले दिन रोज हॉस्पिटल की रिकॉर्ड चेक करना शुरू करती है। वो लोरा के पास को देखती है और कुछ ही देर में एक ऐसा पैटर्न मिलता है जो उसकी होश उड़ा देता है। लोरा से पहले एक प्रोफेसर मरा था। प्रोफेसर से पहले एक और आदमी, और उससे पहले एक और औरत, और सबकी मौत में एक अजीब सी सिमिलरिटी थी। हर विक्टिम ने मरने से पहले किसी को अपनी आंखों के सामने सुसाइड करते देखा था, और फिर कुछ दिन बाद वो खुद भी मर गया। तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये एक चैन थी, मौत की चैन। और अब उस चैन की अगली कड़ी खुद रोज थी। रोज पूरी लिस्ट तैयार करती है और टाइमलाइन चेक करती है। हर विक्टिम के पास लगभग 4 से 7 दिन होते हैं बस। और सबसे डरावनी बात, अब रोज के पास भी लगभग उतना ही वक्त बचा था। रोज जितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करती, उतना ही ज़्यादा डर उसके अंदर बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक नाम मिलता है, एक ऐसा नाम जो पूरी चैन में अलग था, रॉबर्ट टेली। क्योंकि चैन के सारे लोग मर चुके थे, लेकिन रॉबर्ट अभी भी जिंदा था। अगर रॉबर्ट बच गया तो शायद कर्ज को रोकने का कोई तरीका भी होगा। इसी उम्मीद के साथ रोज उसे मिलने जेल पहुंचती है, क्योंकि रॉबर्ट एक मर्डरर था। जेल के अंदर रॉबर्ट को देखते ही रोज को अजीब सा एहसास होता है। उसकी आंखों में डर था, वही डर जो लोरा की आंखों में था। रॉबर्ट रोज को देखकर तुरंत समझ जाता है। वो धीरे से कहता है, अब तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं। रोज का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि रॉबर्ट को सब पता था। रोज पूछती है, तुम बचे कैसे? रॉबर्ट कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जैसे उसे उस दिन की याद आ गई हो। फिर वो बताता है कि कर्ज उसके पीछे भी पड़ा था। उसे भी हेलुसिनेशन होने लगी थी, और उसे भी पता चल गया था कि उसकी मौत तय है। लेकिन मरने से पहले उसने कुछ ऐसा किया जिसने कर्ज को उसे दूर कर दिया। रोज ध्यान से उसकी बात सुनने लगती है, और फिर रॉबर्ट एक ऐसी सच्चाई बताता है जो पूरी मूवी को बदल देती है। वो कहता है, कर्ज ट्रॉमा से जिंदा रहता है, उसे एक नए शिकार तक पहुंचाने के लिए ट्रॉमा चाहिए। और फिर रॉबर्ट बताता है कि उसने एक अनजान आदमी को बेरहमी से मार दिया था, लेकिन अकेले में नहीं, एक गवाह के सामने। एक ऐसा गवाह जिसने मर्डर को अपनी आंखों से देखा। उसी पल कर्ज रॉबर्ट को छोड़कर उस गवाह के पास चला गया था। रोज के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। मतलब बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी और की जिंदगी बर्बाद करना, किसी और को उस नाइट
मेयर में ढकेल देना। रॉबर्ट कहता है या तो तुम मरोगी या फिर किसी और को इस श्राप का शिकार बनाओगी। रोज जेल से बाहर आ जाती है। उसका दिमाग पूरी तरह हिल चुका होता है। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ मर्डर, दोनों रास्ते अंधेरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन रोज को अभी भी लग रहा था शायद कोई तीसरा रास्ता हो, शायद कोई ऐसा तरीका जिससे बिना किसी को मारे वो इस एंटिटी को हरा सके। लेकिन रोज नहीं जानती थी एंटिटी उसके दिमाग के साथ एक और खतरनाक खेल खेलने वाली थी। अब जो होने वाला था वो इस पूरी मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग और टेरिफाइंग हिस्सा था। जेल से वापस आने के बाद रोज की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसे पता था कि कर्ज असली है और सबसे बुरी बात उसके पास वक्त बहुत कम बचा था। हर गुजरता हुआ दिन उसे मौत के करीब ले जा रहा था। लेकिन अब एंटिटी भी पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी। जैसे उसे पता चल गया हो कि रोज सच के करीब पहुंच चुकी है। उस रात रोज अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। तभी उसके फोन पर कॉल आती है। कॉलर आईडी पर नाम लिखा होता है डॉक्टर मैडलाइन नॉर्थकोट। ये रोज की थेरेपिस्ट थी। रोज तुरंत फोन उठाती है। थेरेपिस्ट उसे शांत रहने को कहती है। वो कहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि आखिर किसी ने उसकी बात पर यकीन किया। लेकिन अचानक थेरेपिस्ट की आवाज बदलने लगती है और फिर फोन के दूसरी तरफ से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। रोज का खून जम जाता है। तभी कैमरा धीरे धीरे थेरेपिस्ट के चेहरे पर जूम करता है और उसके होठ एक डरावनी स्माइल में बदलने लगते हैं, बिल्कुल लोरा की तरह, बिल्कुल बाकी विक्टिम्स की तरह। और फिर वो अपना मुंह इतना खोल देती है जितना किसी इंसान का खुल ही नहीं सकता। रोज चीख पड़ती है। लेकिन अगले ही पल सब गायब। फोन नॉर्मल, कमरा नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एंटिटी अब रोज के दिमाग और रियलिटी के बीच की दीवार तोड़ रही थी। अब रोज को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। और यही एंटिटी की सबसे बड़ी ताकत थी। वो विक्टिम को मारने से पहले उसका रियलिटी पर भरोसा खत्म कर देती है। लेकिन असली नाइटमेयर अभी बाकी था। अगले दिन रोज अपनी थेरेपिस्ट के ऑफिस पहुंचती है। वो सब कुछ बताना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो रूम में बैठती है, उसकी थेरेपिस्ट एक अजीब सवाल पूछती है। रोज, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ आई हो? रोज हैरान हो जाती है। तभी थेरेपिस्ट धीरे धीरे उठती है और उसका चेहरा फिर से उसी स्माइल में बदलने लगता है। रूम का माहौल बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है और फिर थेरेपिस्ट का शरीर अजीब तरीके से हिलने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ और हो, इंसान नहीं। रोज डर कर पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी एक झटके के साथ सब गायब हो जाता है और रोज को पता चलता है वो कभी थेरेपिस्ट के ऑफिस गई ही नहीं थी। ये सब एक हेलुसिनेशन था। एंटिटी ने पूरा सीन उसके दिमाग में क्रिएट किया था। अब रोज टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन तभी उसे एक बात समझ आती है। हर विक्टिम किसी न किसी ट्रॉमा से जुड़ा हुआ था और रोज का सबसे बड़ा ट्रॉमा उसकी माँ थी। उसकी माँ की मौत, उसका गिल्ट, उसका डर। एंटिटी इसी ट्रॉमा को यूज कर रही है उसे कंट्रोल करने के लिए। तब रोज एक फैसला लेती है। वो अपने पुराने घर जाएगी जहाँ उसकी माँ मरी थी, जहाँ से उसके सारे डर शुरू हुए थे। रोज को लगता है कि अगर वो अपने ट्रॉमा का सामना कर लेगी तो शायद एंटिटी को हरा सकेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस घर में उसका इंतजार कर रहा था पूरी मूवी का सबसे खौफनाक सच। रोज अपनी कार लेकर सीधा उस पुराने घर की तरफ निकल पड़ती है। वही घर जहाँ उसका बचपन गुजरा था, वही घर जहाँ उसकी माँ की मौत हुई थी और वही जगह जहाँ से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा शुरू हुआ था। रात का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। जब रोज उस पुराने घर के सामने पहुंचती है तो घर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर जमी हुई गंदगी और हर तरफ सन्नाटा, जिसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। रोज धीरे धीरे घर के अंदर जाती है। हर कदम के साथ उसका दिल बहुत धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे पता था एंटिटी भी यहीं कहीं है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। रोज, ये आवाज उसकी माँ की थी। रोज तुरंत मुड़कर देखती है और उसके सामने खड़ी होती है उसकी माँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में दिखती थी। रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सालों से उसके दिल में दबा हुआ गिल्ट फिर से जिंदा हो जाता है। उसकी माँ धीरे से कहती है, तुमने मुझे मरने दिया, तुम मुझे बचा सकती थी। ये सुनकर रोज टूटने लगती है। यही वो शब्द थे जिनसे वो सालों से भाग रही थी। लेकिन इस बार रोज भागती नहीं है। वो अपनी माँ की आंखों में देखकर कहती है, नहीं, मैं सिर्फ एक बच्ची थी। जो हुआ मेरी गलती नहीं थी।
और जैसे ही रोज़ ये बात एक्सेप्ट करती है, उसकी माँ का चेहरा बदलने लगता है, उनकी स्किन फटने लगती है, उनकी आंखें काली पड़ जाती हैं और फिर पूरा शरीर एक भयानक रूप में बदल जाता है। अब रोज़ के सामने उसकी माँ नहीं थी, एंटिटी खड़ी थी। वही एंटिटी जो इतने दिनों से उसका पीछा कर रही थी, लेकिन अब पहली बार वो अपने असली रूप में सामने आई थी। रोज़ का खून जम जाता है, क्योंकि उसके सामने जो चीज़ खड़ी थी वो किसी इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका शरीर हद से ज़्यादा लंबा था, हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, जैसे हड्डियाँ टूट कर गलत जगह जुड़ गई हों। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी उसका चेहरा, क्योंकि उसके मुंह के अंदर एक और मुंह था, और उसके अंदर एक और उसके अंदर एक और, जैसे अनेक चेहरे एक दूसरे के अंदर छुपे हुए हों। रोज़ पीछे हटने लगती है, लेकिन एंटिटी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ उसकी स्माइल और बड़ी होती जा रही थी। एंटिटी कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर थी, मैं तुम्हारे डर में हूँ, मैं तुम्हारे ट्रॉमा में हूँ। वो अपना मुंह इतना खोलती है कि वो इंसानी सीमाओं से बाहर लगता है। रोज़ चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल एंटिटी उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और कुछ ऐसा करती है जो पूरी मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है। एंटिटी अपना मुंह रोज़ के सर पर रख देती है और धीरे धीरे उसके अंदर घुसने लगती है, जैसे वो रोज़ की रूह पर कब्जा कर रही हो। और फिर सब अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद रोज़ अचानक उठती है। घर जल रहा था, हर तरफ आग लगी हुई थी, एंटिटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोज़ को लगता है उसने जीत हासिल कर ली है, उसने एंटिटी को हरा दिया है और कर्ज खत्म हो गया है। ऑडियंस को भी इसी वक्त लगता है कि मूवी का हैप्पी एंडिंग होने वाला है, लेकिन यहीं पर इस्माइल अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर पहुंचती है। जोएल उसे देखकर हैरान रह जाता है। रोज मुस्कुराती है और कहती है, सब खत्म हो गया, लगता है मैंने उसे हरा दिया। लेकिन फिर कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है और ऑडियंस को सच पता चलता है, रोज कभी घर से निकली ही नहीं थी। जोएल के घर पहुंचना सब कुछ एक हेलुसिनेशन था। एंटिटी ने उसके दिमाग में फेक रियलिटी क्रिएट कर दी। असल में रोज अब भी उस जलते हुए घर के अंदर खड़ी थी और एंटिटी उस पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। इसी वक्त जोएल असली घर में पहुंचता है। वो रोज को देखकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोज धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है और उसके चेहरे पर आ जाती है वही डरावनी स्माइल। जोएल सब समझ जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले ही पल अपने ऊपर पेट्रोल डालती है और खुद को आग लगा लेती है। जोएल ये सब अपनी आंखों से देखता रह जाता है और इसी पल कर्ज ट्रांसफर हो जाता है। अब अगला शिकार है जोएल। अब अगला शिकार जोएल था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एंटिटी सच में कोई डीमन थी या फिर ट्रॉमा? दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि आखिर इस्माइल मूवी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डीमन की कहानी थी या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा था? अगर ध्यान से देखा जाए तो इस्माइल मूवी का मोस्टर असल में सिर्फ एक हॉरर क्रिएचर नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रॉमा को, वो दर्द जो इंसान अपने अंदर दबा कर रखता है, वो गिल्ट जिसे वो भागता रहता है, वो यादें जिन्हें वो भूलना चाहता है। मूवी में हर विक्टिम के साथ एक चीज कॉमन थी, सबके पास कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा था। लॉरा, प्रोफेसर, रॉबर्ट और रोज सब अपने पास के किसी न किसी दर्द से जुड़े हुए थे। एंटिटी इसी दर्द से ताकत लेती थी, इसीलिए वो हर विक्टिम को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाती थी। रोज के केस में उसकी माँ, क्योंकि रोज ने सालों तक खुद को दोषी माना। उसे लगता रहा कि उसकी माँ की मौत उसकी वजह से हुई है और एंटिटी इसी गिल्ट को बार बार उसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती थी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, एंटिटी कभी सीधा अटैक नहीं करती थी। वो पहले विक्टिम को इमोशनली तोड़ती है, उसका रियलिटी पर भरोसा खत्म करती है, उसे अकेले कर देती है। सबसे बड़ा सवाल है, एंटिटी आई कहाँ से? वो भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं देती, लेकिन फैंस की तीन थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी है एंशिएंट डीमन थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक पुराना डीमन है जो सदियों से ट्रॉमा के जरिए लोगों के बीच ट्रांसफर होता आ रहा है, इसलिए इसका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, ये हर इंसान का रूप ले सकता है। थ्योरी 2, ट्रॉमा पैरासाइट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक एंटिटी कोई डीमन नहीं है, बल्कि ट्रॉमा का सुपरनेचुरल रूप है, एक इमोशनल पैरासाइट जो दर्द और गिल्ट से जिंदा रहता है और एक विक्टिम से दूसरे विक्टिम तक पहुंचता रहता है। तीसरी थ्योरी ये है साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। कुछ व्यूअर्स मानते हैं कि पूरी एंटिटी रोज के दिमाग के पैदाइश थी। कई सीन्स ऐसे हैं जो इस थ्योरी को
कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि कर्ज अलग अलग लोगों के बीच ट्रांसफ़र होता हुआ क्लियर भी दिखाया गया है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी पहली और दूसरी मानी जाती है। मूवी के एंड में जोएल का क्या हुआ है, और इसी चैन को आगे कंटिन्यू करने के लिए स्माइल 2 की कहानी शुरू होती है। और इसी वजह से स्माइल सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, बल्कि ट्रॉमा, गिल्ट और साइकोलॉजिकल फियर की एक डार्क कहानी बन जाती है। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक मॉन्स्टर अंधेरे में नहीं होता, वो हमारे अंदर छुपा होता है।